बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि खावर मानका साहब ने अदालत के अंदर जो ड्रामेबाजी की, आल्दो के उनको जूते पड़ गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप जिस हद तक फ़ौज के ख़िलाफ़ चले गए हैं और आपने जिस हद तक फ़ौज के मुखालफ अपना बयानिया बना लिया है और आप जिस हद तक फ़ौज को ज़लील कर रहे हैं, ये आपको महंगा पड़ सकता है। इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा शायर अहमद फरहाद तकरीबन 15 दिन लापता रहने के बाद बिल आखिर बाजियाब हो गए हैं। और बेशक इसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जो कुछ भी किया, ये क्रेडिट उनको पता नहीं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो पेश तो नहीं हो सके। जस्टिस साहब उन्हें बाजियाब तो नहीं करवा सके, लेकिन उनकी बहरहाल बाजियाबी एक तरह से हो गई है। वो मंजरेआम के ऊपर आ गए हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जेल से एक सहाफ़ी ने क्लेम किया है कि उन्होंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया है। वो क्या इंटरव्यू किया, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या अडयाला जेल के अंदर रहते हुए कोई सहाफ़ी इमरान खान का इंटरव्यू कर सकता है कि नहीं कर सकता, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले खावर मानिका साहब की बात कर लेते हैं कि उन्होंने अदालत के अंदर जिस तरह से ड्रामे किए, तमाशा लगाया, रोना धोना, जोलियां उठा उठा के, हाथ उठा उठा के जिस तरह से वो बददुआएं दे रहे थे, ये खैर उनका ये पहले से भी वतीरा था। ये कोई ड्रामेबाजी उनकी नई नहीं है। वो हमेशा से वो करप्ट भी हैं, वो ड्रामेबाज भी हैं, वो दो नंबर भी हैं। और वो दूसरों के हाथों में खेलने वाले बंदे हैं। और उनसे जो मर्जी आप करवा लें। मैं समझता हूँ कि उस बंदे को ज़रा भी शर्म नहीं आती कि एक टाइम पे वो बुशरा बीबी की तारीफ़ें करते हैं, एक टाइम पे वो इमरान खान की तारीफ़ें करते हैं, कभी उनके साथ वो उम्रे की अदायगी के लिए चले जाते हैं, कभी उनको नेक, पाक दामन और पारसा कहते हैं, कभी 5-6 साल तक खामोश रहते हैं, फिर अदालतों के अंदर केस करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। ये भूल जाते हैं कि बुशरा बीबी उनकी बीवी थी और उनकी साबका बीवी है। अब वो इमरान खान की बीवी है, उनके बच्चों की माँ है। लेकिन बहरहाल खावर मानका साहब, आज अदालत में उनको ड्रामा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आज 29 मई को इद्दत में निकाह वाला केस था। अदालत ने इसमें फैसला महफूज किया हुआ था। फैसला आज सुनाया जाना था, लेकिन फैसला सुनाने से पहले खावर मानिका साहब जनाब सीधे अदालत के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि जज साहब, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे अपने वकील के ऊपर भी इत्मीनान नहीं है, लेकिन मैं आपके 10 मिनट चाहता हूँ, मुझे बात करनी है आपसे। चलिए, अदालत ने अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप बात करना चाहते हैं, आप कर लें। तो खावर मानका साहब ने सबसे पहले तो ये कहा कि जज साहब, मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं आपके ऊपर बिल्कुल ही इत्मीनान नहीं करता, मैं आपसे अपने केस का फैसला ही नहीं करवाना चाहता, लिहाजा आप मेरा केस ट्रांसफर कर दें। और इसके अलावा फिर वो आंसुओं के साथ रोने लग गए। फिर वो इमरान खान को बुरा भला कहना शुरू हो गए, बुशरा बीबी के ऊपर इल्जामात लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक बुरा आदमी है, उन्होंने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी को तलाक उनकी वजह से हो गई, उनका घर बर्बाद हो गया, वो घर आके बैठी हुई है। और मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हैं। मतलब कि उन्होंने बहुत सारे गिले गुजारियां, इस तरह की बातें की। पहले भी चले खैर वो इस तरह की बातें करते थे, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से ड्रामा किया, देखिए, इसमें एक पहली बात तो ये है कि ये सबको पता था, मैं भी पहले इस बात को डिस्कस कर चुका हुआ हूँ कि इमरान खान के खिलाफ जो इद्दत में निकाह वाला केस बनाया गया है, वो गलत है, झूठ पर मबनी है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसने अल्टीमेटली बरी ही होना था। तो बहरहाल आज उस केस का फैसला था, उस केस ने आज डेफिनेटली बरी हो जाना था। लेकिन खावर मानका साहब की भी मैं ड्रामेबाजी उन्होंने जो लगाई, चले खैर उनके साथ जो हुआ उसको भी मैं डिस्कस करता हूं, लेकिन इसमें जज साहब का भी बहुत बड़ा कसूर है। अच्छा, खावर मानिका साहब जी जोलियां उठा उठा के बददुआएं देने शुरू कर दी, हाथ उठा उठा के उन्होंने बददुआएं देनी शुरू कर दी। अदालत का माहौल खराब हो गया, वकला की खावर मानिका के साथ काफी हद तक तलख कलामी हो गई, वकला ने भी खावर मानिका को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के खावर मानिका साहब इस सारी बदतमीजियां करने के बाद, बददुआएं देने के बाद, जोलियां उठाने के बाद, जज के ऊपर अदम एतमाद करने के बाद अदालत से बाहर निकले तो हंगामा मच गया, शोर मच गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग थे, उन्होंने खावर मानिका को बुरा भला कहा, उसे गालियां दी, उसे मारने के लिए दौड़े, उसके ऊपर बोतलें, पानी वाली बोतलें फेंकी गई। बहरहाल एक वकील के हत्थे मानिका साहब चढ़ गए तो उनको एक थप्पड़ भी लग गया और वो जमीन के ऊपर गिर पड़े। और जो मानिका साहब के वकला थे, उन्होंने फौरी तौर पर उनको पकड़ा, उनको अदालत के अंदर ले गए, जज साहब के चैम्बर में उनको लेके चले गए ताकि वह महफूज हो जाएं, ताकि वकला उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी शामत चूंकि आनी थी, पहले उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई, फिर उनको थप्पड़ मारा गया, फिर उनको गालियां वगैरह निकाली गई। जब वो जज के रिटायरिंग रूम में चले गए, वहां पर भी उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई और जज की मौजूदगी में
برا بلا کہا گیا اور اسے گالیاں دی گئیں. بہرحال مانیکا صاحب ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا وہ ایک برا اور بے غیرت انسان ہے کہ اس کو شرم نہیں آتی بہرحال اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے کہ جب تمہاری بیوی تھی اس وقت تو تم اسے سنبھال نہیں سکے, اب جب وہ کسی دوسرے کی بیوی بن گئی ہے تو تم پہلے تعریفیں کرتے تھے, پھر وہ کہتے تھے اچھی عورت ہے وغیرہ وغیرہ, اب اس کے اوپر آن کے دنیا بھر کے الزام لگا رہے ہو. چلیں خیر, خاور مانیکا ذلیل تو ہو گیا, رسوا ہو گیا, گالیاں کھا لی, جوتے کھا لیے, تھپڑ کھا لیے, لیکن اس کا مقصد پورا ہو گیا. مقصد کیا تھا کہ کیس ایڈجرن ہو جائے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر کیس کا فیصلہ ہوا تو عمران خان اور بشریٰ بی بی اس میں سے بری ہو جائیں گے. خیر جج صاحب نے اس کے اوپر یہ کہا کہ جی اب جب کہ اس کے اوپر اتنا تماشا بن گیا ہے, میرے اوپر عدم اعتماد آ گیا ہے, اب میں کوئی بھی فیصلہ کروں گا تو وہ سمجھا جائے گا کہ شاید یہ بائسڈ فیصلہ ہے, لہٰذا میں اس کیس کا فیصلہ نہیں کروں گا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جج نے یہاں پر ایک نہیں دو بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. ایک غلطی تو یہ کی کہ آپ جج ہیں, آپ نے کیس کی سماعت کی, آپ نے فیصلہ محفوظ کر لیا, آپ نے آج کے دن کے لیے یہ اناؤنس کر دیا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار تھے, آپ نے فیصلہ لکھ کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, آپ نے اس کی صرف اناؤنسمنٹ کرنی تھی. لیکن یہ سب کچھ جو تماشا وغیرہ ہوا اس کے بعد آپ کا ذہن تبدیل ہو گیا. یا تو یہ بات ہے کہ آپ کا ذہن تبدیل ہو گیا, یا یہ بات ہے کہ آپ اپروچ تھے اور آپ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھے کہ آپ نے اس کیس کا فیصلہ آج نہیں کرنا. دوسری بڑی غلطی جج نے یہ کی کہ دیکھیں اصول ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, ہر ایک کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا, آپ نے فیصلہ آپ کو سنانا چاہیے تھا لیکن آپ نے فیصلہ نہیں سنایا, واٹ ایور جو کچھ بھی ہے. اس کے بعد آپ نے ہائی کورٹ کو ایک لیٹر لکھا کہ میں اس کیس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا جائے. یہاں قانونی بات یہ ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 526 کے تحت آپ ہائی کورٹ کو لیٹر نہیں لکھ سکتے تھے. یہ سیشن جج صاحب کو آپ میکسیمم کہہ سکتے تھے, ان کو لیٹر لکھ سکتے تھے, ریفرنس بھیج سکتے تھے, ریکویسٹ کر سکتے تھے کہ جناب اب میرے اوپر بڑا پریشر آ گیا ہے, میرے اوپر عدم اعتماد آ گیا ہے, لہٰذا میں اس کیس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا, لہٰذا آپ اس کو کسی دوسرے جج کے پاس منتقل کر دیں تاکہ کوئی بھی دوسرا جج اس کیس کا فیصلہ کر سکے. لیکن چلیں بہرحال واٹ ایور جو کوئی بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک نہ ایک دن تو چھری کے نیچے آنا ہی آنا ہے نا. آج اس کیس کا فیصلہ نہیں کروا سکے, جو بھی ڈرامہ ہوا, جج کو اپروچ کیا, خاور مانیکا کو عدالت کے اندر بھیجا, جو کچھ بھی کیا گیا, آج فیصلہ نہیں ہوا, کوئی بات نہیں, 2 دن 4 دن 10 دن الٹیمیٹلی اس کیس کا فیصلہ ہو جانا ہے اور عمران خان نے اس کیس میں عدت میں نکاح والے کیس میں بری ہو جانا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو دیگر مختلف مقدمات میں ایک دفعہ پھر سے نامزد کر دیا جائے گا. تو بہرحال یہ جو کچھ بھی آج ہوا خاور مانیکا کے ساتھ تو خیر بہت اچھا ہوا, جوتے پڑنے چاہیے تھے, اچھی بات ہے. چلیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جس بندے کی عزت ہی کوئی نہیں, اسے جوتے سے کیا فرق پڑتا ہے. خاور مانیکا کو جوتے پڑنے سے خیر کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی نہ عزت پہلے تھی نہ اب ہے, اور کیس اس کا ایڈجرن کروانا مقصد تھا. چلیں کیس ایڈجرن ہو گیا. چلیں اچھا جی, دوسرے نمبر پہ بات یہ کرنی تھی کہ میں نے کہا کہ فوج مخالف بیانیہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے بنایا ہے, بات شروع ہو گئی خیر 9 مئی سے بھی پہلے کے معاملات ہیں. فوج کو برا بلا کہنا, فوج کے خلاف کمپین چلانا, فوج کے خلاف نعرے لگوانا, فوج کو نیوٹرل کے نام سے پکارنا, فوج کو مسٹر ایکس وائی کے نام سے پکارنا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد 9 مئی آ گیا, اس کی سارے ڈرامے بازی کہنا, پلاننگ کہنا, بندوں کو قتل کرنے کی بات کرنا, تحریک انصاف کے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس کا الزام فوج کے اوپر لگانا وغیرہ وغیرہ. اب ایک جو نئی بات مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے وہ یہ کہ عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو پوسٹ لگائی گئی کہ آپ نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کریں, وہاں پر 2 تصاویر لگائی گئیں, ایک شیخ مجیب الرحمان صاحب کی اور دوسرے نمبر پہ یحییٰ خان صاحب کی, اور لکھا گیا کہ ان دونوں میں سے غدار کون ہے, یعنی کہ شیخ مجیب الرحمان غدار ہے یا اس میں یحییٰ خان غدار ہے. تو جس طرح سے عمران خان صاحب ٹرینڈ دے رہے ہیں فوج کے خلاف, ان کے آفیسرز کے خلاف, کبھی ان کو ٹرول کیا جاتا ہے, ان کو ہوٹ کیا جاتا ہے, ان کو برا بلا کہا جاتا ہے, ان کو گالیاں کی دی جاتی ہیں, ان کے اوپر میمز وغیرہ بنائی جاتی ہیں, اور سب کچھ. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 1971 کے واقعے کو لے کے بھی فوج کو ذلیل کیا جا رہا ہے, 9 مئی کے واقعے کو لے کے بھی فوج کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے جب ان کے خلاف عدم اعتماد آیا اس کو لے کے بھی فوج کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اب بات یہاں تک آ گئی ہوئی ہے کہ جب بھی DGISPR کی طرف سے یعنی کہ فوج کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی بھی پوسٹ لگائی جاتی ہے تو اس کے نیچے صرف
गालियां ही गालियां होती हैं। यानी पाक फौज जिंदाबाद का नारा खत्म हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी खत्म हो गया। अब ये नया ट्रेंड आ गया कि जब भी फौज की तरफ से कोई पोस्ट लगाई जाती है तो उसके ऊपर फिर धड़ाधड़ बदतमीजियां, धड़ाधड़ गालियां और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो जाता है। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान जिस तरीके से ये कैंपेन लेके निकले हुए हैं, मुझे उनका मुस्तकबिल करीब में, बल्कि मैं तो कहता हूं मुस्तकबिल दूर में भी जेल से निकलने का बाजार कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला करते हैं। देखिए, आप सियासतदानों से मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते, आप फौज से मुज़ाकरात भी करना नहीं चाहते, फौज को जलील करने पे आप तुले हुए हैं। हर रोज एक नया ट्रेंड आपने देना होता है फौज के खिलाफ। कभी फौज गद्दार हो गई, कभी उन्होंने हथियार फेंक दिए, कभी उनको गालियां निकाल दी, कभी उनको कातल कह दिया, कभी उनको बुरा भला कह दिया। अब पाकिस्तानी कौम ऑलमोस्ट उनको अब गालियां निकालने पे आई हुई है, ठीक है ना। अब आपने जो गद्दार कौन है के नाम से ट्रेंड निकाला है ना, कि उस वक्त 1971 में, आपके कहने का मतलब है कि जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान मुहिब्बे वतन था और यहिया खान गद्दार था। इससे क्या पता चलता है कि ऐसे लगता है कि जैसे एक दफा फिर से उसी कैंपेन को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की जा रही है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान का फिर कोई हिस्सा टूट जाएगा, पाकिस्तान के साथ गद्दारी हो रही है, फौज गद्दारी कर रही है, वट एवर जो भी मामला हैं। तो इससे मैं समझता हूं कि इमरान खान के खिलाफ मजीद मुकदमात बनेंगे, उनका जेल से निकलना मजीद मुहाल हो जाएगा, उनके लिए मजीद सख्तियां कर दी जाएंगी, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा और उनका जेल से बाहर निकलना अब मुझे जो है ना वो दूर दूर तक बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि जो कोई भी मामला है, मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, सियासतदानों के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए, फौज के साथ भी मुज़ाकरात करने चाहिए। जिस तरह की सूरत हाल अब पैदा हो चुकी हुई है फौज के खिलाफ, मुझे खदशा है कि इमरान खान के खिलाफ कहीं गद्दारी के तहत मुकदमा ना चलाया जाए। हो सकता है उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और उसे बैन कर दिया जाए। चलें, वट एवर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर समझती है कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा जी, इसके अलावा शायर अहमद फरहाद मंजर आम के ऊपर आ गए हैं। इसमें हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने बड़ी कोशिश की, फौज को भी उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे हर सूरत में ISI से बंदा चाहिए, जहां से मर्जी हो मुमकिन हो आप बंदा मेरी अदालत के अंदर पेश करें। तो बहरहाल मैंने ये कहा था कि जस्टिस साहब जो मर्जी कर लें, वो बंदा अदालत में प्रोड्यूस करवाने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन वट एवर, इसमें वो अदालत में पेश तो नहीं करवा सके, लेकिन उनके हो सकता है उनके खौफ की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, उनके रिमार्क्स की वजह से सूरत हाल अब यहाँ तक आ गई है कि अब थाना दईर कोट कश्मीर ने रिपोर्ट अदालत में पेश की है कि उसकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है और उसके खिलाफ एक FIR का अंदराज था कि शायर अहमद फरहाद ने पुलिस के साथ कोई बदतमीजी की है या उनको बुरा भला कहा या कार्य सरकार में मुदाखलत की। तो 182 के तहत एक FIR का अंदराज उनके खिलाफ हो चुका हुआ है। ये खैर एक मामूली सी दफा है जिसकी 1 माह तक सजा है और होपफुली आइंदा 1-2 दिन के अंदर उनकी जमानत हो जाएगी अगर उन्हें मजीद मुकदमात में नामजद ना किया गया तो। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि एक सहाफ़ी मेहदी हसन साहब हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने जेल से इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया। उनका ये कहना था कि मैंने कुछ सवालात लिखकर अडयाला जेल में भेजे और इमरान खान साहब ने उनका जवाब लिखकर वापस भेजा और मुबैना तौर पर सहाफ़ी जो मेहदी हसन साहब हैं, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं डेथ सेल में हूँ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और सियासी रहनुमाओं पर तनकीद करता हूँ, कैद तन्हाई में बुनियादी हकूक से महरूम हूँ, ये नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल करके मुझे तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह पर पुख्ता यकीन है, मजबूत रहता हूँ, अपने आप को ज़हनी तौर पर तेज़ रखने के लिए वर्जिश करता हूँ और किताबों का मुताला करता हूँ। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात जो करने वाली है वो ये है कि क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान का साबका वजीर आज़म हो जेल के अंदर मौजूद, उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां और सख्तियां भी हों और बड़ी हद तक ज़ेर ताब हो, मतलब कि वहां पर इंतज़ामिया की मर्जी के बगैर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। तो फिर यहाँ कैसे मुमकिन हो गया कि एक स्क्रिप्ट उनके पास भेजा गया सवालात की शक्ल में, फिर उन्होंने उसका जवाब लिखकर वापस भेजा। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी मेहदी हसन साहब ऐसी बोंगियां मार रहे हैं
نہ تو انہوں نے کوئی سوالات وہاں پہ بھیجے ہیں اور نہ ہی عمران خان صاحب نے ان کے جوابات بھیجے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان سے کوئی ملاقات کرے، ملاقات کے دوران اپنے وکلاء سے وہ بات چیت کریں یا اپنے فیملی ممبران سے وہ بات چیت کریں، ایسا تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سکرپٹ عدالت جیل کے اندر جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے اور پھر ریٹن فارم کے اندر ان کا رپلائی بھی جوابات کی شکل میں واپس آئے تو وہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے۔ بہرحال جس حد تک سختی ہے، جس حد تک جو کوئی بھی ان کے ساتھ ملتا ہے اس کے بارے میں جو انتظامیہ کے پاس ریکارڈ ہے، ایسا مجھے ممکن نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، کسی نے بھی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کا انٹرویو اس طریقے سے نہیں کیا، یہ غلط بات ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔